y plus 1 डिवाइड बाई -2 एंड z -3 डिवाइड बाई लेट्स से a, और इसी तरह से x अपॉन 5 y अपॉन -1 अपॉन 1 इक्वल्स टू z प्लस 2 अपॉन 3। और मैं कह देता हूँ r स्क्यू लाइन्स, मैंने कह दिया स्क्यू लाइन्स है। तो फाइंड a, तो कैसे करेंगे a निकालने के लिए? अगर a का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन को डॉट। सबसे पहले तो दोनों लाइनों पे मैं पॉइंट कंसिडर कर लूंगा कि इस फॉर्म में होंगे, है ना। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट लाइन पे कैसा पॉइंट मान लूंगा, लेट्स से ए पॉइंट ऑन एनी पॉइंट ऑन लाइन 1 इज ऑफ फॉर्म कैसा होगा, इसको मान लेता हूँ p, इसको मान लेता हूँ q, तो कैसा होगा 3p प्लस 1 माइनस 2p प्लस -1 आएगा एंड ap प्लस 3, ठीक है। और b पॉइंट मान लेते हैं लाइन 2 पर, ये मान लेते हैं ऑन लाइन 1, ये मान लेते हैं लाइन 2 पर। b पॉइंट कैसा होगा 5q q प्लस 1 एंड 3q माइनस 2। अब मैंने कहा कि ये दोनों लाइन जो है लेट्स से इंटरसेक्टिंग है, मैंने बोल दिया इंटरसेक्टिंग है, तो इंटरसेक्टिंग के लिए ये दोनों इक्वल होंगे, राइट, और ये दोनों इक्वल होंगे, और यहां से मैं p की वैल्यू और q की वैल्यू निकाल लूंगा, राइट, ठीक है, ये क्लियर है यहां तक? यस सर। लेट्स से सॉल्व करके p का वैल्यू आता है लेट्स से 1 आ गया, q का वैल्यू लेट्स से 2 आ गया। अब मैं क्या बोलूंगा कि लाइन अगर इंटरसेक्टिंग होती, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होती तो जो थर्ड कोऑर्डिनेट है z1 z2 ये दोनों इक्वल होने चाहिए p और q के लिए, 1 और 2 के लिए। और अगर अब स्क्यू बोला है तो फिर ap प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 3q माइनस 2। तो यानी मैं p की वैल्यू पुट करके और q की वैल्यू पुट करके मैं बोल सकता हूँ कि a की वैल्यू ऐसी नहीं होगी, मतलब जो भी आंसर आएगा कि इसको छोड़कर चाहे कुछ भी हो a ये नहीं होना चाहिए। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, एक है क्वेश्चन लाइक इस तरह से बोला कि n जो है 1 2 3 100 तक एलिमेंट्स हैं, 100 नेचुरल नंबर्स एक सेट में, और n उस सेट से उसका एक एलिमेंट है कोई भी, और हमें बोला है सच दैट कि 11 की पावर n ऑलवेज ग्रेटर आना चाहिए 10 की पावर n प्लस 9 की पावर n से, देन नंबर ऑफ सच एलिमेंट्स कितने होंगे ये बताना। कि अगर 1 से लेकर 100 तक कोई भी नेचुरल नंबर हम लेते हैं तो 11 की पावर n ग्रेटर देन होना चाहिए 10 की पावर n प्लस 9 की पावर n से, तो ऐसे n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी ये बताना है। तो या तो मैं क्या करूं, हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करूं इसे, कि भाई 1 से ट्राई कर लिया, 2 से, 3 से, फिर देख लिया कि कहाँ से हमेशा ग्रेटर आना स्टार्ट हो जाता है। तो कोई हिट एंड ट्रायल से करके बताएगा जल्दी से? 11 की पावर अगर 1 लेते हैं तो क्या आता है 11, वो तो स्मॉल आएगा, राइट, n 1 के लिए नहीं आएगा, 2 के लिए भाई 2 के लिए 121 और वहां पर 181 हो जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। 3 के लिए 11 का क्यूब क्या आएगा, 11 का क्यूब आएगा भाई 1331, वहां पे आएगा 1000 और प्लस 729, ये भी बड़ा हो गया, ये भी नहीं आएगा। 4 के लिए ट्राई करूं, 5 तक कर लेते हैं, उसके बाद लाइक अगर नहीं आ रहा है ऐसे समझ में तो फिर कुछ और सोचेंगे। 4 के लिए क्या आएगा भाई 121 इंटू 121 बताओगे, या 1331 को 1331 ये आएगा 4641, और 10 की पावर 4 क्या आएगा 10,000, 9 की पावर 4 क्या आएगा कोई बताएगा? 9 की पावर 4 729 इंटू 9, ज्यादा ही हो जाएगा ना ये भी भाई, 9 7 जा करोगे 63 यानी 6000 समथिंग तो आएगा, ज्यादा और हो ये जाएगा। 4000 समथिंग है, अभी भी नहीं आ रहा। लास्ट एक और ट्राई कर लो 5 से ट्राई करो क्या आएगा। 5 से और कर लो ट्राई, 14641 14641 1 5 10 10 11 हो जाएगा, 1 कैरी ओवर 5 6 ये आएगा, 10 के और 5 आएगा तुम्हारा 1 लाख, 9 के और 5 क्या आएगा 9 के और 5 आएगा भाई 6000 वाले को फिर 9 से करोगे
ये एक बार करके देख लो भाई 5 वाला, क्योंकि शायद से सर बड़ा आ ये रहा है ये शायद तो। 10 बढ़ा रहा है। ठीक है, तो 5 के लिए आ रहा है ट्रू। तो जब 5 के लिए होगा, अब 6 के लिए क्या होगा? 6 के लिए भी ट्रू होगा इस तरह से, क्लियर है? क्योंकि पावर और ज्यादा होगी तो बढ़ेगा ही। यस सर। यस सर। ये क्लियर है? पर फिर भी मतलब चेक करके देख लेना चाहिए एक बार उस 6 के लिए भी, वैसे तो आएगा ही। तो ये तो हम चलो लकी थे, पेपर में क्वेश्चन आया तो एक बच्चे ने कुछ नहीं पता था उससे, तो उसने तो हिट एंड ट्रायल मेथड करके 3 पावर तक तो बहुत इजी हो गया, 4th और 5th निकालने में थोड़ी सी कैलकुलेशन का टाइम लग गया और पता लग गया चलो। लेकिन अगर इसको ऐसे नहीं करना है तो चलो हो गया सॉल्व कि 5 से ऑनवर्ड 100 तक, यानी कि टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे ऐसे? 96 सच एलिमेंट्स होंगे, राइट? 4 एलिमेंट छोड़ दो, तो 96 ऐसे एलिमेंट्स होंगे 1 से 100 तक जो इस इक्वेशन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। बट अगर ऐसे नहीं करना और मान लो आगे से स्टार्ट होता, तो फिर तरीका क्या होना चाहिए भाई? बाइनोमियल थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट लगाकर कर सकते हैं भाई। 11 को मैं कैसे लिखूं, कैसे लिखूं? 11 को मैं लिख सकता हूँ 10+1 या 1+10, है ना यस सर। भाई? 1+10 लिख लेते हैं, 1+10 की पावर n। और इन दोनों में से भी 9 और 10 में से भी 9 को मैं कैसा लिख सकता हूँ? 10-1 की पावर n, नो? ये ठीक है? यस सर। अच्छा, तुम्हें ये तो पता ही होगा कि भाई a प्लस बी की पावर n ओपन करो और a माइनस बी की पावर n ओपन करो, तो ऑल्टरनेट साइन आते हैं माइनस वाले में, और माइनस वाले में अगर ऑल्टरनेट आते हैं, और अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ 10+1 की पावर n और एक हो गया 10-1 की पावर n, इससे मैं लेफ्ट साइड को तो डायरेक्टली बता सकता हूँ क्या आएगा। लेफ्ट साइड पे क्या होगा? जो माइनस वाला है उसमें तो क्या होगा? ऑल्टरनेट टर्म्स आएंगी, 1 + 1 माइनस, तो कैंसिल आउट होती जाएंगी। तो क्या क्या बचेगा बताओ? पहले क्या आएगा? चलो ऐसे लिख लो, 10 की पावर n आएगा, फिर 10 की पावर n-1, और फिर 10 की पावर n, सॉरी साथ में कॉम्बिनेशन c भी आएगा, माइनस कोएफिशिएंट nc1 10 की और n-1, ऐसे ही चलता रहेगा, राइट? nc2 10 की और n-2, 1 की और तो 1 ही रहेगा, डॉट डॉट डॉट। और दूसरे वाले में क्या आएगा जो माइनस वाला है? 10-1 की पावर n है, 10 की पावर n, और फिर माइनस आ जाएगा। माइनस nc1 10 की और n-1, ऐसे चलेगा, राइट? तो मुझे बताओ, जब ओपन करेंगे तो क्या कट जाएगा और क्या बचेगा? सर इवन वाले बच जाएंगे और ओड वाले कैंसिल हो जाएंगे। इवन वाले कट जाएंगे क्योंकि माइनस है ऑड वाले, और जब साइन मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऑड वाले क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव, और इवन वाले कट जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे लिख दो ट्वाइस nc1, नो ट्वाइस सर, कॉमन पर भी ले 2 लेता भी हूँ। कट रहे हैं माइनस के साथ। क्या कट जाएगा, क्या कट जाएगा? जैसे इवन नंबर पर है वो तो माइनस माइनस मतलब कैंसिल हो जाएगा वो। हाँ, इवन वाला तो काट दिया मैंने, वो 10 के रेंज तो लिखा ही नहीं मैंने nc1 से ऑड वाले से स्टार्ट करना है, ठीक है? यस सर। तो ठीक है, ऐसे बचेगा ना? ठीक यस है। सर। और राइट साइड पे क्या है भाई? राइट साइड पे है 10 की पावर n। अच्छा, अब क्या करें भाई? हमें बताना था कि 1 2 3 4 5 6 100 तक n की कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज होंगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। तो हमने वहां पर तो क्या करा था? कैलकुलेशन करके देखा था। यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो साफ समझ में आ रहा है कि ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा ये? अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, nc1 तो n ही होता है ना, nc1 तो n ही होगा। तो अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1, 10 की पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा, और ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, समझ में आ रहा है? 1 तो ले ही नहीं सकते इसमें, 2 भी नहीं ले सकते। और अगर मैंने 3 लिया, अगर मैंने 3 लिया तो क्या आएगा? 3 लेने से भी सॉल्व कर दे। 1 आ जाएगा। 3 लेने से आएगा 3, ये आएगा 10 का स्क्वायर यानी 100 ही आएगा, और प्लस का ये 1, और ये 10 के और 0, और फिर तो और कम आएंगे। तो ये भी समझ में आ गया कि ये फॉल्स है, क्योंकि 1000 बड़ा होगा, लेफ्ट साइड पे कम है। फिर 4 के लिए अगर लेता हूं तो क्या आएगा? अगर मैं इनकी वैल्यू 4 लेता हूं तो क्या आएगा? 2 टाइम्स 4, 10 का क्यूब आएगा, प्लस 4c3, 4 हो जाएगा। क्या आएगा बाकी? 10 की पावर 1, और फिर तो अब और कम आएगी। तो ये वाला भी ट्रू है, फॉल्स है? ये भी फॉल्स है ना? 10 की और 4 हो गया 10,000, और यहाँ पर हमारा 1000 इंटू 4 4000, 4000 में 40 ऐड करोगे और ट्वाइस करोगे, अभी भी छोटा ही रहेगा, क्लियर है?
और ठीक। अगर लास्ट n की पावर n की वैल्यू 5 लोगे तो ट्रू आ जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई अब तो आगे वाली टर्म और ज्यादा आएंगी एक्स्ट्रा, तो फिर बड़ा ही आएगा। तो मतलब कैसे भी सोच के कर लो, ठीक है। पर कई बार मैं ये दिखा रहा था कि क्वेश्चन कई बार क्या होता है, मतलब इतना लॉजिक वगैरह में लगाने की जरूरत नहीं होती, मतलब ऐसा दे देते हैं कि हम हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन आया, बताइए। क्वेश्चन था f इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वाई, या वैसे बोल दिया वाई एक्स इक्वल टू वाई, एक्स प्लस टू की पावर दी हुई है। पहले तो बताना देख कर कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सा टाइप है। प्लस वाई प्लस वन लिखा है, होल मल्टीप्लाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू टाइम्स डी वाई, और वाई वन की वैल्यू बोलिए वन है। फिर बोला है कि इफ द डोमेन ऑफ वाई एक्स इज एन ओपन इंटरवल अल्फा से बीटा, देन हमें बताना है अल्फा प्लस बीटा का मॉड क्या है। तो सबसे पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई करो जल्दी से, कौन सा टाइप बन रहा है। अच्छा, मैंने ई नहीं लिखा यहाँ पर, ये ई की पावर है भाई जो एक्स प्लस टू के साथ लिखा हुआ था पावर में, वो ई की पावर है, एक्स प्लस टू की पावर नहीं है, ई टू द पावर है। सेपरेटेबल तो बिल्कुल ही नहीं है, होमोजेनियस है क्या ये? है भाई, होमोजेनियस बन रहा है? नहीं बनेगा क्योंकि कुछ कांस्टेंट भी इन्वॉल्व है, वन टू, समझ में आ गया भाई, होमोजेनियस भी नहीं है। लीनियर है क्या? लीनियर में भी नहीं बनेगा, ये प्रॉब्लम कर रहा है ना, ये वाला जो पावर है, इसमें तो ये एक्स भी इन्वॉल्व है, वाई भी इन्वॉल्व है, तो ये तो कोई सा भी टाइप नहीं बनेगा। तो कोई टाइप नहीं बन रहा, तो फिर वो कुछ सोचो ऐसा कि क्या पुट करें या कुछ कैसे सॉल्व करें, एडजस्ट करें, बताओ। पहले डी वाई डी एक्स लिख लिया करो। सर लोग से नीचे आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लिखते हैं एक्स प्लस टू की होल पावर लिखी है वाई प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू प्लस वाई प्लस वन, और दोनों के नीचे डिवाइड में एक्स प्लस टू, यही है। ये ठीक है सर भाई, ई डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, सर ई भी है। ई भी है, मैं फिर ई नहीं लिखा दोबारा, ई की पावर में लिखा हुआ, ठीक है। अब क्या करें, अब हमने एक चीज़ नोटिस करी, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो, कि यार ये जो पावर लिखी है, और इसको ऐसे लिख लें एक्स प्लस टू की पावर इंटू में ई की पावर वाई प्लस वन, दोनों के डिवाइड में अलग अलग लिख दूँ, एक्स प्लस टू तो कट जाएगा ना यहाँ पे, तो कट गया, और ये जो पावर लिखी है यही यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम सेम एक्सप्रेशन। तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ही ना मान लूँ कुछ, वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू को क्या मान ले, टी मान ले, ठीक है। ये क्लियर है भाई, ऐसा क्यों किया यस सर। भाई? जैसे क्वाड्रेटिक बनाते हैं कई बारी, कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल इक्वेशन गिवन होती है उसमें कुछ मान लेते हैं, इसी तरह से हमें दिख रहा है कि भाई वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू सेपरेट होगा नहीं, लीनियर नहीं बन रहा, होमोजेनियस नहीं है, सेपरेटेबल नहीं है। तो अगर ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है कहीं पे वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, तो उसको मान लो टी। तो क्या आ जाएगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू को बाहर रखा डी टी बाई डी एक्स आएगा, और टी को बाहर रखा तो एक्स का डेरिवेटिव वन आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स को तो इससे रिप्लेस कर दो लेफ्ट साइड पे, एक्स प्लस टू डी टी बाई डी एक्स से, और प्लस का टी एज इट इज, और राइट साइड पे क्या आएगा, ई की पावर टी प्लस टी, टी टी कट भी गया, तो आ गया डी टी के नीचे आ गया ई की पावर टी, और डी एक्स के साथ नीचे आ गया एक्स प्लस टू। जल्दी से सॉल्व करके एल्फा और बीटा बताओ मुझे जल्दी से क्या आएगा। पहले तो फंक्शन आएगा, इसको चलो इंटीग्रेट करना बताओ क्या आएगा इंटीग्रेट करके। लेफ्ट साइड पे क्या लिखूं, ई की पावर माइनस टी डिवाइड बाय माइनस ई की, ऐसे लिख दूं, हाँ ठीक है, या वन अपॉन ही लिख देता हूँ, चलो इसकी जगह लिख देते हैं माइनस वन अपॉन ई की और टी, ठीक है, और इक्वल टू में लॉग, जब लॉग लिखेंगे नेचुरल लॉग, इसमें तो मॉडलस में लिखेंगे ना एक्स प्लस टू को,
मॉडुलस में क्यों लिखेंगे भाई? क्योंकि x की वैल्यू तो लाइक कुछ भी हो सकती है, तो अभी हमें पता नहीं है डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, तो मॉड में लिखेंगे, ये आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, और प्लस c। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई? यस सर। फिर हमें कुछ कंडीशन भी, अच्छा y t की वैल्यू पुट कर दो भाई, क्या थी? t की वैल्यू हमने मानी है y प्लस वन एक्स प्लस टू, y प्लस वन और x प्लस टू ऊपर ही लिख देता हूँ, इज इक्वल टू में चल रहा है ln मॉड x प्लस टू प्लस सी। अब हमें कंडीशन गिवन थी क्या कि y वन इक्वल टू वन है, यानी कि x की वैल्यू वन है तो y भी वन है, तो x की वैल्यू वन पुट करके y की वैल्यू वन पुट करके x की वैल्यू वन पुट करके वन पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा log थ्री प्लस c की वैल्यू आ गई माइनस थ्री बाई टू माइनस log थ्री। यहीं पर ही बैक सब्स्टिट्यूट कर दो इसकी वैल्यू, यहाँ पर नहीं सॉरी ऊपर वाले में, यहाँ क्या आएगा माइनस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स वाई प्लस वन इज इक्वल टू आ गया ln एक्स प्लस टू, सी की वैल्यू माइनस थ्री बाई टू माइनस log थ्री। इसको इसके साथ कंबाइन कर लो बेशक से, या ऐसे ही रहने दे, क्या करें ln मॉड एक्स प्लस टू डिवाइड में थ्री ऐसे लिख देते हैं। चलो अब हमें डोमेन निकालना है, डोमेन मतलब y की y पहले लिख लो क्या आ रहा है फंक्शन तुम्हारा, तो x की वैल्यू बतानी है कहाँ से कहाँ तक होगी, क्या करें अब सॉल्व करने के लिए, क्या करें आगे, यहाँ अटक गए, बताओगे? सर y के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। चलिए। अच्छा एक गड़बड़ फिर मैंने दोबारा कर दी, गड़बड़ क्या गड़बड़ कर दी, पर यार मैं ई लिख ही नहीं रहा हूँ बार बार ना, ये यहाँ पर हमारा ई चल रहा था, ई की बार में था, मैंने टी पुट कर दिया फिर दोबारा, ये तो ई की बार थी ना, है ना, माइनस वन अपॉन टी की वैल्यू थी वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, यहाँ पे आएगा माइनस वन अपॉन ई की पावर थ्री बाई टू। ठीक है भाई यहाँ तक, और क्लियर है यहाँ तक भाई? मैंने क्या कर दिया, टी की वैल्यू पुट कर दी ई में, ई की पावर टी, टी की वैल्यू थी वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, और हमें वाई वन गिवन था जब एक्स वन है, तो वाई की वैल्यू अगर वन पुट करेंगे तो थ्री बाई टू की जगह क्या आएगा, टू बाई थ्री आएगा। ठीक है यहाँ तक क्लियर है? तो सी की वैल्यू क्या आएगी, ये जो थ्री बाई टू लिख दिया हमने इसकी जगह क्या आएगा, सी की वैल्यू क्या आएगी माइनस वन अपॉन ई की पावर टू बाई थ्री माइनस लॉग थ्री, ये आएगा। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो जहाँ पर मैंने थ्री बाई टू लिखा है वहाँ पर दोबारा चेंज करके लिख देते हैं, क्या है हमारा फंक्शन, माइनस वन अपॉन ई की पावर वाई प्लस वन होल डिवाइड बाई एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ln मॉड एक्स प्लस टू, सी की जगह पे माइनस वन अपॉन टू बाई थ्री माइनस एल बाई थ्री। हाँ अब बताओ क्या करें, बताओ भी, माइनस वन अपॉन ई की पावर वाई प्लस वन डिवाइड में एक्स प्लस टू, माइनस को इधर ले आओ, उसको वाले को किस किस को लेके, अच्छा यहाँ से y की वैल्यू निकल पाएगी, अगर हम फंक्शन y सेपरेट करना चाहें तो निकल जाएगा y या नहीं निकलेगा? है भाई, हमसे पूछा क्या इसने, हमारे से फंक्शन नहीं पूछा इसने, डोमेन का है। मुझे एक चीज बताओ, क्या करेंगे अगर, बताओ भी इसके बाद क्या करेंगे, अगर हमें डोमेन निकालना है तो डोमेन निकालने के लिए क्या करें, ई की पावर में तो चाहे कुछ भी हो चल जाएगा, एक्स की वैल्यू माइनस टू तो नहीं होनी चाहिए, इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो माइनस टू भी ले सकते हैं। ठीक है, माइनस टू इसकी वजह से नहीं ले सकते, यानी कि एक्स की वैल्यू माइनस टू से बड़ी ही होनी चाहिए,
अच्छा एक चीज बताओ, ई की पावर चाहे कुछ भी कर लो, अगर मैं ई की पावर कुछ भी लेता हूँ तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। और अब इसका माइनस साइन हटा दो एक बारी, ऐसे बन जाएगा नहीं, ई के और वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? वन अपॉन ई के टू बाई थ्री प्लस का एल एन थ्री माइनस का एल एन एक्स प्लस टू। ये ठीक है? ठीक है भाई। अब मुझे पता है ये हमेशा क्या होगा, सिंस ई की पावर वन अपॉन ई की पावर वाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ऐसे कह सकते हैं। जीरो भी Yes. कभी नहीं आएगा, ये क्लियर है? क्योंकि ई की पावर चाहे कुछ भी लिख लो भाई, ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और वन अपॉन पॉजिटिव लिख रहे हो तो भी जीरो से बड़ा ही आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये बात तो क्लियर होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि राइट हैंड साइड जो लिखी है ई की पावर वन अपॉन ई की टू बाई थ्री प्लस एल एन थ्री माइनस एल एन एक्स प्लस टू, ये ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। यहाँ तक क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको सॉल्व कैसे करें? अब हमें डोमेन निकालना है, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज निकालनी है। तो कैसे निकालें? लॉग एक्स को एक तरफ ले जाते हैं, क्या करें? एल एन एक्स प्लस टू आ जाएगा लेस देन वन अपॉन ई की पावर टू बाई थ्री प्लस एल एन थ्री, ये आ गया। अब क्या करें? अब जब हम लॉग हटाते हैं तो ई की पावर में चला जाता है, राइट? है ना? है भाई। अगर मैं लॉग हटाऊंगा तो क्या आएगा? एक्स प्लस टू, बताओ क्या लिखूं? एक्स प्लस टू क्या लिखूं? लेस देन ग्रेटर देन क्या लिखूं? Less than 3/2 plus मॉड मॉड लगा के लिख देते हैं पहले, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। एक्स प्लस टू आपने कहा लेस देन रहेगा क्या? ई की पावर वन अपॉन ई की पावर टू बाई थ्री प्लस एल एन थ्री, है ना? ये ठीक है? ये ठीक है। और जब मॉड हटाएंगे, अच्छा लेस देन का लेस देन रहेगा या ग्रेटर देन हो जाएगा? इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप होगा? सर नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अच्छा तो अब जब मॉड हटाएंगे, अभी मॉड भी नहीं हटाएंगे, अब मॉड हटाएंगे तो क्या होता है? मॉड हटाएंगे तो भाई ग्रेटर तो आएगा किससे? यही जो लिखा हुआ है इसमें माइनस पावर आ जाएगी बस, है ना? नहीं माइनस आगे आ जाएगा, सॉरी, है ना? जब मॉड हटाते हैं तो एक बार प्लस एक बार माइनस लेते हैं ना, तो ग्रेटर देन किससे लिखूं और लेस देन किससे लिखूं, बताओ? ग्रेटर देन क्या लिखूं? माइनस ई की पावर, यही सारा का सारा जो लिखा हुआ है ना, वन अपॉन ई की टू बाई थ्री प्लस एल एन थ्री। और लेस देन किससे रहेगा? ई की पावर वन अपॉन ई की टू बाई थ्री प्लस एल एन थ्री। ये ठीक है भाई? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा उसने कहा क्या था भाई? उसने कहा था, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि भाई हमें बताना है कि डोमेन, अगर उसने बोला हुआ है कि अल्फा से बीटा ओपन इंटरवल वाला है, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोली उसने, अल्फा और बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं बोली। क्या बोली है? क्योंकि इंडिविजुअल वैल्यू तो बड़ी अजीब सी आ रही है, ये तो सॉल्व भी नहीं होगा। मतलब क्या करें इसका? ये जो आ रहा है यही हमारे, ये अल्फा बीटा नहीं है, अभी टू भी है। टू हटा दो, टू हटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस वन अपॉन ई की टू बाई थ्री प्लस एल एन थ्री माइनस का टू, यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा ई की पावर वन अपॉन ई का टू बाई थ्री प्लस एल एन थ्री माइनस का टू। अब ये तुम्हारा क्या है? अल्फा है, ये तुम्हारा अल्फा है, और यही तुम्हारा क्या है? बीटा है। ठीक है? इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करके समझ में आया क्या बचेगा? और उसका मॉड भी लगाना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मॉड क्या आ रहा है भाई? 4. ठीक है भाई? तो ये वाली वैल्यू जो होगी वो तो कैंसिल आउट ही हो जाएगी, इसलिए उसने ऐसा दे दिया कि कैंसिल हो जाए जब आप ऐड करोगे तो। क्लियर है भाई? बोलोगे सभी को आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जैसे मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया, कोई बच्चा अगर थोड़ा सा इजी करना चाहता है तो इस वाले फिगर को, क्योंकि कुछ ना कुछ ही कांस्टेंट है भाई, ये क्या है हमारा? कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को मैं कुछ मान ही लेता बी, है ना, ताकि ये ना लिखना पड़े। ठीक है? क्लियर है भाई? Yes, sir. अगर कुछ ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ आ रहा है, जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी लेट कर लेते हैं, तो लेट ही कर लिया करो, ताकि बार बार ना लिखना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फंक्शन दिया हुआ है ए टू ए, और सेट ए में दिए हुए एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 कहाँ तक? 7 तक। और हमें कहा है कि नंबर ऑफ
अच्छा कंडीशन भी दी हुई है सच दैट f1 f2 is equal to f3 minus f3, then number of bijective functions बताने कितने हैं। पहले तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन समझना पड़ेगा कि जो फंक्शन डिफाइन हम कर सकते हैं। जैसे इसने बोला a to a, तो a to a अगर फंक्शन हमें गिवन नहीं है, बस कंडीशन गिवन है कि कुछ ऐसा फंक्शन है जिसमें f1 प्लस f2 इस फंक्शनल इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो पहले तो हमें सोचना पड़ेगा, ये कोई वैसे वाला तो नहीं है स्टैंडर्ड वाला फॉर्म कि फंक्शनल इक्वेशन को देखकर मैं बता पाऊँ, क्योंकि फंक्शनल इक्वेशन क्या बन रही है, f1 f2 f3 तीनों का सम आ रहा है भाई 3। तो ऐसा तो कुछ हमने नहीं पढ़ा था कि फंक्शनल इक्वेशन में कुछ ऐसा लिखा हो तो हम बता पाए कि फंक्शनल इक्वेशन के हिसाब से कि फंक्शन ऐसा हो सकता है, तो ये तो नहीं है। अब क्या करें, सेट, लेकिन सेट ए से ही x आता है और आंसर भी x से ए सेट से ही आता है हमारा, यानी जो रेंज है वो भी ए सेट से और डोमेन भी ए सेट से। तो ऐसा सोचो कि एफ एक्स मतलब कुछ ऐसा फंक्शन लेना है जिसमें f1 f2 और f3 ऐड करके 3 आ जाए। अब कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसी, क्योंकि माइनस वाले तो है नहीं इसमें, सारे रियल नंबर भी नहीं है, सिर्फ नेचुरल नंबर है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 7। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, f1 f2 और f3 क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ f1 की वैल्यू, f2 की वैल्यू और f3 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आंसर 3 आना चाहिए। 9c2। कैसे किया पहली बात तो 0 से लेकर 7 तक एलिमेंट से। सर जो आपने वो एम्प्टी वाला बताया था, एम्प्टी वाला, पर इसमें यार एक मिनट, अच्छा तुमने ऐसे कर दिया कि ठीक है फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन इसमें एक चीज़ और समझनी है, एक और चीज़ समझनी है। क्या समझनी है कि भाई बाइजेक्टिव बोला है इसने फंक्शन, तो बाइजेक्शन में तो 2 0 भी नहीं ले सकता ना, वो भी नहीं चलेगा ना। सर सॉरी 11c2 है, 11c2। 11c2 यस नहीं, बाइजेक्शन भी होना चाहिए यार। बाइजेक्शन मतलब अगर आपने f1 की वैल्यू 0 असाइन कर दी तो फिर f2 और f3 में से कोई 0 नहीं होगा, ऐसे भी है ना कंडीशन, ऐसे नहीं चलेगा ना, 2 भी 0 नहीं हो सकते, क्योंकि बाइजेक्शन बनाना है। बाइजेक्शन में भाई एक के लिए एक ही आना चाहिए ना आंसर। तो अगर 1 का आंसर मान लो 0 आ रहा है तो f2 का आंसर 0 नहीं आना चाहिए ना, तो फिर क्या करेंगे। तो ऐसे सोचो 3 सम क्या बनेगा भाई, 4 या 4 से बड़े तो लेने ही नहीं है, वो तो कंफर्म हो गया। 3 भी ले सकते हैं क्या, 3 भी नहीं ले सकते भाई, क्योंकि अगर एक 3 ले लिया तो दो 0 लेने पड़ेंगे, क्लियर है। तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या होगी बताओ, ओनली पॉसिबिलिटी क्या होगी, 0 1 2 यही होगा ना। Yes, sir. समझ में आया भाई, वेरी समझ में आया। सर एक बार रिपीट करना ये वाला जो आपने बोला। देखो जो तुम लगा रहे हो ना वो तो यार तब लगाते थे जब नॉन एम्प्टी वाले या एम्प्टी वाले ग्रुप सेट भी अलाउड होते थे। मैं क्या कह रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 में से हमें क्या करना है, x की वैल्यू असाइन करनी है और फंक्शन मतलब y की वैल्यू असाइन करनी है, और हमें इनपुट दिए हुए 1 2 और 3। अब मुझे ये पता है कि अगर बाइजेक्शन है तो f1 f2 और f3 तीनों डिफरेंट होंगे, ये बात क्लियर है। यस सर। 1 1 के साथ ऑन टू भी होना जरूरी है, तो 1 1 होगा, ये बात क्लियर है कि भाई एक के साथ एक ही एलिमेंट असाइन होगा, मतलब f1 की वैल्यू 0 और f2 की वैल्यू 0 असाइन नहीं कर सकता मैं, ये बात क्लियर है। यस सर। अच्छा 4 से बड़ा तो पक्का ही नहीं ले सकता, फिर 3 भी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं किसी को किसी भी इनमें से f1 f2 और f3 में से किसी को भी अगर 3 वैल्यू दे दिया तो भी रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर 2 को 0 0 रखना पड़ेगा सम 3 लाने के लिए। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, 0 1 और 2, मतलब इनमें से तीनों को इनमें से कोई एक वैल्यू दे दो। मतलब अगर f1 को मैंने 0 दे दिया तो f2 को 2 दे दो और f3 को 1 दे दो वैल्यू, ऐसे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इससे आगे दूसरे वाली कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो अब मुझे बताओ, तीन आउटपुट है, 3 इनपुट है, तो कैसे कैसे मैपिंग हो सकती है, कितने तरह से मैपिंग हो सकती है। नंबर ऑफ मैपिंग कितनी हो सकती है ऐसे इनकी, 0 1 2 को अगर f1 f2 और f3 से मैप कराना है तो कितने तरह से मैप करा सकता हूं मैं भाई, 3 फैक्टोरियल, 3 है और 3 को 3 से लिंक कराना है ना, 3 to 1, क्लियर है। यस भाई f1 के लिए मेरे पास 3 चॉइसेस हैं, f2 के लिए 2 चॉइसेस बचेंगी और f1 के लिए सिर्फ 1 चॉइस बचेगी लिंक करने के लिए। तो मेरे पास 3 फैक्टोरियल मैपिंग हो गई इनकी। लेकिन अभी सारे के सारे तो मैप नहीं हुए ना, जब सारे के सारे मैप नहीं हुए तो मल्टीप्लाई चलता है।
अच्छा 3 मैप हो गए और टोटल एलिमेंट्स बताओ कितने? ए सेट में देखो कितने एलिमेंट्स हैं, 8 हैं, 0 को इंक्लूड करके। तो अगर टोटल 8 एलिमेंट है, 3 को लिंक कर दिया तो रह कितने गए? 5 रह गए। उन 5 की भी मैपिंग क्या होनी चाहिए? बाइजेक्शन के अकॉर्डिंग, यानी एक के साथ एक ही लिंक होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 1 2 को तो हमने असाइन कर दिया, अब 3 के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस बचेंगी? सर अब हम 3 3 के लिए लेंगे क्यों? यार पूरा का पूरा फंक्शन बनाना है, ये तो कंडीशन तो तुमने सेटिस्फाई करा दी। कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए f1 f2 और f3 की वैल्यू तो तुमने असाइन कर दी। अब मेरे को एक चीज बताओ ना, देखो मैपिंग ऐसे होगी ना, f0 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, और यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7, ये ठीक है? यस ये सर। ठीक है। अब यहाँ पर जो ए सेट के एलिमेंट्स हैं कोडोमेन वाले, वो भी 0 से लेकर 7 है, और यहां से भी 0 से 7 है। अब मैंने क्या करा, इन 3 के लिए तो मैंने कह दिया भाई इन तीनों के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। कौन कौन से? 1 2 और 3, मतलब ये वाले, इनका इन्हीं के साथ मैपिंग होगी और कोई मैपिंग नहीं होगी। ये बात क्लियर है? वो कंडीशन जो गिवन थी उसके अकॉर्डिंग, सर समझ गया, समझ। है ना? तो इन 3 की मैपिंग इन 3 के साथ ही होगी। कितने तरह से हो सकती है? 3 फैक्टोरियल वेज में हो सकती है भाई। 3 2 1। अच्छा, अब बचे 5, इन 5 की 1 और ये 4, इन 4 के साथ यानी 5 के साथ मैपिंग करानी, तो इसके भी कितने तरीके होंगे? 5 4 3 2 1, क्योंकि 1 1 होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो यानी कि टोटल मैपिंग कितनी होगी भाई? टोटल मैपिंग कितनी हो जाएंगी? 3 फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यानी कि 120 इंटू 6 720 होगी। ठीक है, आए समझ में? यस सर। Yes. अच्छा, अगर वैसे बता दो, अगर मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में 5 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट दूसरे सेट में भी 5 हैं, तो ए टू बी अगर मैपिंग करानी है, नंबर ऑफ मैपिंग विच आर बाइजेक्टिव कितनी होगी भाई? कोई कंडीशन नहीं दी, नॉर्मली बोल दिया कि अगर मैपिंग करानी है और बाइजेक्टिव फंक्शन होने चाहिए तो कितनी होंगी ऐसी? सर सबको अब एक ए और ही। अब ए और बी में सेम एलिमेंट नहीं है, बी में मतलब 5 एलिमेंट है, ए में भी 5 एलिमेंट है, कोई भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कहा कि अब ए वाले ही होंगे। तो कितनी होंगी टोटल मैपिंग बताओ? भाई यही वाला तो लॉजिक लगाना भी तो लगाया। सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्स हैं, 5, पहले वाले को मैं किसी के साथ भी मैप कर सकता हूँ, दूसरे वाले को भी, तीसरे वाले को भी। कितने 5 फैक्टोरियल नहीं आएगा? यस सर। बस, ठीक है, क्लियर है? चलो एक अपने आप करके दिखा दो। और ऑप्शन चैट में भेज देना जिसका आ जाता है। 2x की पावर r प्लस 1/x² की होल पावर, 2021 का ईयर हमारा, पावर 10 दिया हुआ। इस एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म इज 180, मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज 180, और बोला है फाइंड r। बता दो क्या होगा इन दिस एक्सपेंशन, कांस्टेंट टर्म इज 180, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। एक से 1.5 मिनट में जल्दी से। r की वैल्यू कोई भी फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। बताओ आए किसी को? Constant term is 180, या term independent of x is 180, find the value of r। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टर्म थोड़ी ना निकालनी है, बस उसने बोला है कि r की वैल्यू हम क्या लें कि टर्म इंडिपेंडेंट हो जाए, और कांस्टेंट टर्म गिवन है 180।
सर मेरा सही है। नहीं बेटा, गड़बड़ होगी, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ करिए, ध्यान से देखो जल्दी से क्या गड़बड़ करिए। क्वेश्चन देख लो, मैंने तो सही लिखा है 2x की पावर r प्लस 1/x² होल पावर 10। ठीक है, कांस्टेंट टर्म दे रखी है 180 फाइंड द वैल्यू ऑफ r। ये क्वेश्चन चेक करो कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिए। भाई ऐसे क्वेश्चन में अगर गड़बड़ करोगे तो कैसे चलेगा? और किसी का भी? अक्षिता, कोमल, मानसी बेटा? सर कर रही हूँ 2 मिनट। ठीक है, टाइम का ध्यान रखो यार, मतलब इतना लेंथी नहीं है क्वेश्चन, तो ये तो इजी वाला में से जो टाइम बचाने के लिए काम आएगा। यहाँ पर जल्दबाजी में कैलकुलेशन भी ऐसे नहीं करनी कि गड़बड़ कर दो। ऑप्शन दिए नहीं हुए इसमें, न्यूमेरिकल बेस्ड है। सर आर पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ग्रेटर देन 0 है ऐसे? नहीं, आर के ऊपर नहीं लिखा तो कुछ नहीं, क्वेश्चन में बस इतना ही लिखा है, इफ इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन 2x की r plus 1/x² whole to the power 10 and the constant term in this expansion is 180, find the value of r। और r के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, या r greater than equal to ऐसा कुछ नहीं दिया। तो अगर तुम्हारी दो वैल्यूज आ रही हैं r की, तो फिर कुछ ऐसा होगा कि एक पॉसिबल नहीं होगी, एक पॉसिबल होगी, मतलब दोनों वैल्यूज ऐसी नहीं आएंगी कि भाई दोनों ही पॉसिबल हो। दो वैल्यूज आ रही है क्या सॉल्व करके? बताओगे? जनरल टर्म क्या आएगी इसकी? टी आर प्लस 1। सर 8 है। 1/x² की आ रही है भाई, और किसी का 8 आ रहा है? हाँ 8 ठीक है। सर समझ गया, मैंने ना वो माइनस में गड़बड़ी कर दी थी, ऊपर ही शुरू में ही गड़बड़ी कर दी। सर हाँ, 2 तो टाइम भी वैल्यू लग जाता है। हाँ, दो वैल्यूज आ रही होंगी, लेकिन क्या क्या आ रही है दो वैल्यूज? एक 8 आ रही है और एक 5। सर 5 सेटिस्फाई नहीं होगी। 5 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, चेक करके देख लिया राइट 5 से? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। और किसी का है बेटा आर 8? सर ये कैसे किया? मैंने तो सिर्फ उससे तो एक ही आ रही है, r इज इक्वल टू 8, 5 तो नहीं आ रही। कैसे किया कैसे किया? सर इसका तुमने लिखा? सर पावर्स को हाँ बताओ जीरो क्या? करती है। पावर x जीरो कर पावर दी को तो 10 जीरो। सी आर, हाँ 10 सी आर, 2 की पावर 10 माइनस आर गायब कर दो, बचेगा क्या? x की पावर r इंटू 10 माइनस आर बचेगा, और माइनस का 2 आर, यही बचेगा ना? ठीक है, यस सर। सारी x की पावर कंबाइन कर दी मैंने। ठीक है, और तुम कह रहे हो कि जनरल टर्म, मतलब जनरल टर्म निकालने के बाद अगर हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो इसका मतलब r 10 माइनस आर माइनस 2 आर इक्वल टू कितना? 0, राइट? ये कह रहे हो, है ना? ये किया? यस सर। तो इससे सॉल्व करके क्या है? 10r माइनस का r² माइनस 2r इक्वल टू 0। हाँ, तो r² प्लस r², साइन की गड़बड़ कर दी क्या मैंने? सर माइनस आएगा 10। r² माइनस 8r, अच्छा मैं उधर ले जा रहा हूँ, चलो ठीक है, इक्वल 0। तो r की वैल्यू या तो 0 या फिर r की वैल्यू 8। हाँ, तो ऐसे ही हो गया, तो 180 की भी जरूरत नहीं पड़ी इसमें, है ना? यस सर। तो टर्म अगर इंडिपेंडेंट बना दी, वो 180 से इक्वेट करने की जरूरत नहीं है, और r0 चलेगा नहीं। r0 ले सकते हैं, अगर r0 ले लेता हूँ, अच्छा r0 लेके तभी तो कांस्टेंट आ जाएगा, पर फिर वो यस सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये चेक करना पड़ेगा ना। 10c0, अगर r की वैल्यू 0 लेते हैं तो फिर 2 की पावर 10 हो जाएगी,
और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये 180 के इक्वल नहीं आएगा, राइट। हाँ तो ठीक है, और जैसे 180 से इक्वल रख के करोगे तो जैसे कौन कह रहा है अभी 5 भी आ रही है एक और वैल्यू ना, अगर 180 से इक्वल रख के कर रहे हैं, किसी की 5 भी आ रही थी ना। तो अगर दूसरे तरह से करते हो तो उसमें 8 और 5 दो आ रहा है बेटा, अक्षिका कोमल किसने कर रहा था बेटा, जिनका 8 और 5 आ रहा है, 5 भी आ रही है एक और वैल्यू। ठीक है, तो कैसे भी कर लो भी, ठीक है, वैसे कर लो या ऐसे कर लो, लेकिन दो वैल्यूज में से देख लो कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो 8 सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी जो दूसरी वैल्यू अगर आ रही है तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। क्लियर है, ओके आया सर। सभी को। और कैलकुलेशन का तो ध्यान रखो यार, पेपर में कोई पिन पॉइंट ना करेगा तुम्हें कि देखो तुमने कहीं पे गड़बड़ तो नहीं करती, क्योंकि आंसर तो प्रॉपर आ जाता है हमारा, फिर हमें तो ये ना पता लगेगा कि हमने कुछ गड़बड़ करी है। तो इसमें तो ज़्यादा कैलकुलेशन थी भी नहीं। एक ओके ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ऐसा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, देख लो अच्छी तरह से, ये दिया हुआ है ये मैट्रिक्स और 3x3 वाला है, और फिर बोला एक बी भी एक मैट्रिक्स है 3x3 मैट्रिक्स और विद एंट्रीज, बी के अंदर जो एंट्रीज हैं फ्रॉम सेट, एक सेट से एंट्रीज लिए जिसमें 1 2 3 4 5 5 एंट्रीज हैं, एंड सेटिस्फाइंग ए बी इक्वल टू बी ए, मतलब बी एक ऐसा मैट्रिक्स है कि ए बी और बी ए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स बी कितने हो सकते हैं। अगर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी एक 3x3 वाला मैट्रिक्स है जिसमें 9 एंट्रीज होंगी, और वो जो 9 एंट्रीज है वो सिर्फ 0 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 इन्हीं में से लेनी है, रेपिटेशन करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि ए बी इक्वल टू बी ए आना चाहिए। सबसे पहली बात तो बी के अंदर पता ही नहीं कि क्या है, तो पहले बी मैट्रिक्स मान ले, क्या मान ले, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसा मैट्रिक्स मान लेते हैं। क्लियर है, अब इसको एक बार ए बी से मल्टीप्लाई करना क्या आएगा, बताना क्या आता है। ए हमारा 0 1 0 1 0 0 0 0 1, एक बार ये निकाल दो कितना आएगा, फिर उसके बाद सोचते हैं, और एक बार बी ए भी निकाल दो, जीरो वन जीरो 1 0 0 0 0 1। जल्दी से दोनों बताना कितना आ रहा है, लेफ्ट साइड कितनी आ रही है और राइट साइड कितनी आ रही है, बता दो। लेफ्ट साइड आया किसी को, सर इंटरचेंज कर दो, डी ई एफ ऊपर, फिर ए बी सी, फिर क्या आएगा पहले, क्या आएगा पहले, क्या आएगा पहले, क्या आएगा डी, क्या आएगा डी ई डी एफ, आएगा बस, डी ई एफ आ रहा है, फिर ए बी सी, फिर जी एच आई, ए बी सी और फिर जी एच आई। जी एच आई, ये आ रहा है सभी का, जी जी एच और आई, हाँ बिल्कुल ठीक है। और बी ए बता दो कितना है, दोनों को इक्वल रखेंगे, फिर बी ए कितना आएगा सॉल्व करके, बी अच्छा ऊपर वाला सही लिखा है ना हमने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और थर्ड, ठीक है। अब बताओ क्या आएगा, ए बी सी को 0 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी बचेगा, फिर नेक्स्ट में ई, नेक्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से करेंगे, सॉरी कितना आएगा, पहले वाला ठीक लिखा है मैंने, ए बी सी को 0 1 0 से मल्टीप्लाई किया, बी बचेगा, नेक्स्ट में बताओ क्या बचेगा, ए और फिर सी, फिर बचेगा सी लास्ट वाला, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अब डी ई एफ को करना है, ई, क्या बचेगा, ई डी, डी और फिर एफ, एफ, ठीक है। नेक्स्ट फिर एच, एच एच जी जी, और जी आई, आई, ठीक है। और आप कह रहे हो ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, आप कह रहे हो कंडीशन है कि ये दोनों इक्वल हैं,
तो रख दो एक और इनको इक्वल, क्या आएगा? अच्छा इक्वल रख के एलिमेंट्स ही बता दो ना कि कौन कौन से इक्वल हो गए। आप कह रहे हो डी इक्वल टू बी आ गया, ई इक्वल टू ए आ गया, सी इक्वल टू एफ आ गया, और ए इक्वल टू ई वो तो पहले से ही आ गया है, बी इक्वल टू डी वो भी आ गया, सी इक्वल टू एफ, जी किसके इक्वल हो गया? एच के इक्वल हो गया, जी एच के इक्वल हो गया, एच जी के इक्वल, वो तो सेम बात हो जाएगी, और आई इक्वल टू आई वो भी एक ही बात है। तो यानी कि ये चार इक्वालिटीज आ गई। क्लियर है भाई? अगर ए बी को बी ए के इक्वल रखा तो ये चार इक्वालिटीज आ गई। तो हमारा जो बी मैट्रिक्स था वो क्या था, याद करो बी मैट्रिक्स कैसा था? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारा मैट्रिक्स था। अब अगर बी और डी सेम है तो इन दोनों में से एक लिख दूं, बताओ क्या लिखूं? डी लिख दूं या बी लिख दूं? फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख दूं, बताओ। तो कुछ बी लिख दो। डी लिख देता हूँ, चलो डी लिख देता हूँ, और सी की जगह तो एफ लिख देता हूँ, और डी की जगह डी रखता हूँ, ई की जगह ए लिख देता हूँ, एफ की जगह एफ ही रखता हूँ, और जी की जगह जी रखते हैं, एच की जगह भी जी रख देते हैं, और आई तो आई लिखना पड़ेगा अलग है। अब मुझे बताओ इस मैट्रिक्स में अब जो पहले 9 एलिमेंट्स थे अब कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं जो अलग अलग है? 4 4 या 5? ए डी एफ जी आई भी 5 है ना? यस यस सर। जब 5 डिफरेंट एलिमेंट मतलब मुझे ए डी एफ जी आई चूज करने, कहां से चूज करने? उसने बोला था इस सेट से लिए जाएंगे 1 2 3 4 5। तो मुझे बताओ पहले वाला ए के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है चुनने के लिए? ए को चुनने के कितने तरीके हैं उन 5 एलिमेंट में से? बताओ भाई। 5 5। नेक्स्ट के लिए कितने? डी के लिए 4 3 2 1। अरे नहीं यार 4 क्यों? 4 गड़बड़ कर दी ना तुमने। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, उसने बोला ही नहीं कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है। अगर उसने बोला ही नहीं रिपीटिशन अलाउड है या नहीं, अच्छा पहले एक बात तो सोच लो। एंटिटीज बोला था उसने। क्या? डिफरेंट एंटिटीज ऊपर। नहीं विद एंट्रीज बोला था यार। अच्छा अपने आप कहाँ से? अच्छा एक चीज सोच के देखो 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और एलिमेंट्स 9 भरने हैं। बी जो है वो 3x3 वाला है, तो यार रिपीटिशन तो अपने आप ही होएगा। कहाँ से? बिना रिपीटिशन में लिख ही नहीं पाऊंगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। और नहीं भी लिखा हो तो मैंने बोला था रिपीटिशन अलाउड होता है। डी के लिए 5 सर वो ऐसे एंट्रीज क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे याद रहता है ना। हाँ मैं समझ गया। अब इनको बता दो क्या करूँ, ऐड करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, क्या करूँ? सबके लिए 5 लाइक पॉसिबल वोज हैं, मतलब तरीके हैं लिखने के। तो अब मुझे बता दो इसमें से इनको मल्टीप्लाई करें या ऐड कर दें? देखो सच मैट्रिक्स आर, क्या करूँ इनको? 5 5 5 5 5 क्या करूँ, ऐड या मल्टीप्लाई? बताओ भाई। यार इसमें क्यों गड़बड़ करते हो तुम भाई? मैं कितनी बार लाइक बार समझा चुका हूँ। एडिशनल जो एडिशन वाला प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से यार कंफ्यूजन क्यों है इतना? केसेस थोड़ी ना बन रहे यार। एक मैट्रिक्स जब तक पूरा नहीं बन जाता तब तक मैं मल्टीप्लाई करूंगा सारे एलिमेंट्स जो भी जितने वेज निकल सकते हैं। भाई ए को चूज करने के 5 तरीके थे, अभी बी या डी चूज नहीं हुआ, उसका भी करना है। जब मैट्रिक्स पूरा बन जाएगा उसके बाद अगर कोई और पॉसिबिलिटी है तो वो वाले ऐड करूंगा ना यार, प्लस क्यों करूंगा? क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है सभी को? यस सर। यार इसमें अभी भी कंफ्यूजन है क्या कि मल्टीप्लाई कब करते हैं, ऐड कब करते हैं? अभी और किसी को? अच्छा ये क्लैरिटी है या मैंने बोल दिया सिर्फ कि भाई मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ सर ने बोल दिया मल्टीप्लाई, समझ में आया कि भाई तुम जो ऐड बोल रहे हो वो गड़बड़ क्यों है? हाँ बताओ क्या कह रहे हो? सर की केसेस हो तो प्लस करना, अगर ना हो केसेस तो मल्टीप्लाई। हाँ तो पहले अपने आप से ऐसे पूछा करो, मतलब जब भी ऐसा आता है ना तो ऐसे पूछो, क्योंकि देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन कई बार जो क्वेश्चन करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक टॉपिक का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाएगा, किसी भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में लग जाता है। ये तो मतलब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो आपको आना ही चाहिए। तो भाई आप कह रहे हो कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये 9 एलिमेंट्स थे, जिसमें से हमने देख लिया कि ए जो है किसी के इक्वल है, बी और डी किसी के इक्वल है, तो हमें बस 5 डिफरेंट एलिमेंट जो चूज करने वो है ए डी एफ जी आई। ये 5 डिफरेंट है। अब ये सेम भी हो सकते हैं, इनमें भी सेम हो सकते हैं, रिपीटेशन हो सकता है, लेकिन ए के लिए मेरे पास चॉइसेस कितनी है? 5 है। डी के लिए भी 5 चॉइसेस हैं, एफ के लिए भी 5 है, जी के लिए भी 5, आई के लिए भी 5। तो जब मैं रखूंगा
तो ए अगर मैंने कोई भी ले लिया तो डी के लिए मेरे पास उस ए के लिए, पर्टिकुलर ए के लिए, डी के लिए भी 5 है, तो हर एक ए के लिए अगर पांच चॉइसेस हैं और डी के लिए भी हर एक के लिए 5 चॉइसेस हैं, तो अगर मैंने ए मान लो, मैंने एग्जांपल देता हूं तुम्हें, ये समझाता हूं कि 5 मल्टीप्लाई क्यों होता है। अगर आपने ए को 1 फिक्स कर दिया यार, तो ए के साथ 1 के साथ डी की वैल्यू 1 2 3 4 5 पांचों ले सकता हूं। तो अगर मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन बनाऊं तो कितने बनेंगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, 5 बनेंगे। फिर ए की वैल्यू 2 के लिए भी कितने बनेंगे? 5 ही बनेंगे। ए की वैल्यू 3 के लिए भी 5 बनेंगे, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी। तो 5 को 5 बार ऐड कर दो या फिर 5 से 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई इसलिए होता है। क्लियर है? वही वाला क्वेश्चन जो समझाया जाता है जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं कि अगर ए से बी जाने के 2 रास्ते हैं, बी से सी जाने के 3 रास्ते हैं, सी से डी जाने के 5 रास्ते हैं, तो टोटल ए से डी तक पहुंचने के रास्ते कितने होंगे? मल्टीप्लाई करते जाओगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो जब भी कंफ्यूजन हो ना, अपने आप से अगर पूछ लिया करो कि जो हम कर रहे हैं उसमें केसेस बन रहे हैं या अभी क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ। क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ मतलब हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो मल्टीप्लाई चलेगा, बस ऐसे आप देखो। ठीक है? ओके सर। क्लियर है भाई? तो यार इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मतलब एक बार में, लाइक कई बार मैं पूछता हूँ बार बार, कुछ कोई ना कोई बच्चा गड़बड़ कर देता है। अच्छा, स्टैट्स में मीन मीडियन याद है क्या था? यस सर। हमें ये दिया हुआ है क्लास इंटरवल और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है ए बी 12 9 और 5, और हमें मीन दिया हुआ है, इसका मीन दिया हुआ है 309/22 और इसका मीडियन दिया हुआ है 14, और निकालना क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना क्या है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले मीन से इक्वेशन फॉर्म करें या मीडियन से? बताओ बताओ। अगर मैं मीन से करता हूं तो पहले तो एक्स आई लिखना पड़ेगा। कितना आएगा? 3 9 15 21 और इसका हो जाएगा 27। इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एफ एक्स कितना आएगा? 3 है, 9b 180 189 और ये हो जाएगा 27 270 135। इन सब का टोटल करना पड़ेगा, एफ के टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या लिख दूं मैं? बता दो इक्वेशन। मीन के लिए अगर लिख रहा हूँ 309/22 इक्वल टू क्या आएगा? इनको ऐड करके बताओ भाई कितना आ रहा है? 3a प्लस 9b प्लस कितना आ रहा है? 180 189 और 135 ऐड करके कितना आएगा? 100 200 300 460 469 74 504 आ रहा है ऐड करके 504। राइट, ठीक है। डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है भाई? टोटल फ्रीक्वेंसी बी नहीं हुई, इनको ही ऐड करना पड़ेगा, ए बी को ही ऐड करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी और कितना हो जाएगा? 21 26। अब इस इक्वेशन को बताओ, आगे फर्दर सॉल्व करूं? 3 तो चलो कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में। 103/22 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3b प्लस 504 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 1 8 सॉरी 1 26 और 8 और डिवाइड बाय a प्लस b प्लस 26। 103 तो अब प्राइम हो जाएगा और a प्लस b में कोई रिलेशन भी नहीं पता। इसको यहीं पे छोड़ दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर नहीं रहा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है, छोड़ देते हैं यहीं पे। देखते हैं अब मीडियन निकालते हैं। मीडियन क्या होता था भाई बताओ? मीडियन इसलिए दिया हुआ है, निकालना नहीं है। मीडियन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मीडियन? मीडियन दिया 14। तो अगर मीडियन 14 तो मीडियन क्लास बता दो पहले कौन सी है हमारी? मीडियन क्लास कौन सी है? मीडियन क्लास भाई कौन सी है? फॉर्मूला ही भूल गए क्या मीडियन का? L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ इंटू एच, क्लास साइज याद आ गया? तो मीडियन क्लास हम निकालते कैसे थे? n/2 करके निकालते थे, पर n तो यहाँ पे फिगर में गिवन ही नहीं है कि कितना कांस्टेंट है। अगर मैं सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करूंगा तो n लाइक a प्लस बी की फॉर्म में आ जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लो, क्या आएगी? a प्लस बी प्लस 12 ऐड कर करके a प्लस बी प्लस 21। इसका मतलब ये चैप्टर रिवाइज नहीं करा भाई तुमने?
ऐसा लग रहा है n की वैल्यू आएगी a + b + 26, तो n/2 करके तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा किस में आएगा। जब मीडियन पहले से ही दिया हुआ है भाई 14, तो इसका मतलब ये होता है कि मीडियन जो क्लास होगी वो यही तो होगी 12 से 18, क्योंकि 12 से 18 भी तो आएगा 14। क्लियर है? यस सर। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है 12, क्लास साइज कितना है 6, n/2 तो वही आएगा, क्या आ रहा है a + b + 26 डिवाइड बाय a + b + 26 डिवाइड बाय 2, ये लिखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की, कितनी है फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की 12 है, और CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास मतलब ये रही a + b। ठीक है, तो अब Yes, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज। 14 इक्वल टू क्या होगा l कितना है 12 प्लस n/2 कितना है a + b + 26 डिवाइड बाय 2 माइनस CF कितना था a + b, ब्रैकेट में रखना इसे, तो साइन चेंज नहीं करोगे तो गड़बड़ कर दोगे, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है मीडियन क्लास की, फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की 12 है, लोअर लिमिट भी 12 थी, लोअर लिमिट भी 12 थी, और इनटू में क्लास साइज 6 से 12 ये काट सकते हो 2 पे, इस 12 को यहाँ ले आओ, 2 बचेगा, क्या बचा a + b + 26 माइनस का 2 टाइम्स a माइनस का 2 टाइम्स b, ये साइन चेंज कर लेना, कई बच्चे साइन चेंज नहीं करते और गड़बड़ कर देते हैं इसको, डिवाइड बाय 2 और 2 पहले सीधा एक नीचे, कितना आ गया 8 इक्वल टू आ गया -a - b + 26, a + b की वैल्यू आ गई भाई, जो a + b हमें चाहिए था, एक इक्वेशन एक और आ गई, इतना 18। अब बताओ a + b की वैल्यू यहाँ पुट करके, यहाँ पे पुट करके b आ जाएगा, या a और b में इक्वेशन आ जाएगी, राइट, यहाँ से a और b की फॉर्म में इक्वेशन। कुछ इक्वेशन आ जाएगी, और एक इक्वेशन ये रही, इन दोनों से सॉल्व करके a भी आ जाएगा और b भी आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यार ये मैंने बोले थे चैप्टर ढंग से कर लो, रिवाइज कर लो, फ्री के नंबर है, बस कैलकुलेशन करनी है और थोड़ा सा लाइक अपने कॉन्सेप्ट लाइक जो फॉर्मुलाज है वो लर्न करके रखो। ठीक है, यस सर। चलो थैंक यू। एंड इसके बाद अभी तुम्हारी कोई क्लास है ना? यस सर। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir.